Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing well and you all are studying as per the videos sent by us, and you are also making the notes of it. And today we are going to start a new topic, the methods of conducting survey. There are two methods of conducting survey. One is census method, the other one is sampling method. Census method is when we collect the data from each and every element of the population. Here population means what? Population, we are not talking about here country's population. Population means the area of study. If, say for example, if I am about to get the data of your class, so that means your classroom is a population, or you can say the universe. So universe here means, it doesn't means we are having 8 planets and something. Here universe or population means the area of study. Either it is only one class or one school, whichever, one city, one colony. So it is the area we study. Census method, in census method we collect each and every data, each and everything we collect here, each and everything. And on sample method we do not take into consideration each and every item of the population or the area we study, or you can say universe. Here we only take some representatives of the population, and from those data are collected for the further analysis. So here is the sampling method. I can give you the example. सेंसस मेथड क्या होता है, जब हम लोग पॉपुलेशन कलेक्ट करते हैं अपनी कंट्री की, जब हम पॉपुलेशन कलेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर भी कोई आता होगा, आपका एक रजिस्टर लेके जिसमें आपसे पूछा जाता होगा हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर, कोई बेबी बॉर्न हुआ, किसी की डेथ हुई, सो दैट दे कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी मेंबर हैज बीन काउंटेड while calculating population. But although वो भी इतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं हो पाता, रीजन बीइंग जब तक पूरे उसकी पॉपुलेशन कैलकुलेट होती है तब तक हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, हो सकता है कोई और न्यू बॉर्न बेबी आ जाए. सो इट डिपेंड्स. बट हाँ, पॉपुलेशन को हम सेंसस ही बोलते हैं क्योंकि हम लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं. When we talk about sampling method, अब यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैं आपके स्कूल का आपको बता सकती हूँ. Now, if there are inter house competition, आपको याद होगा जब इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होता है तो क्या होता है, क्या सारे बच्चे हाउस के पार्टिसिपेट करते हैं? नो, वी ओनली टेक 2 to 3 पार्टिसिपेंट्स, राइट. तो ये क्या है, और उसके बाद फर्स्ट कौन आता है, पूरा हाउस फर्स्ट आता है. वो बच्चे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं अकाउंट होते. ये कहते हैं जी ग्रीन हाउस फर्स्ट आया, रेड हाउस फर्स्ट आया, येलो हाउस फर्स्ट आया, है ना, या ब्लू हाउस फर्स्ट आया, हाउस के बारे में बोलते हैं. दैट मीन्स दोज 2 to 3 स्टूडेंट्स वर रिप्रेजेंटिंग द होल हाउस, पूरे हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 2-3 बच्चे. सो ये है सैम्पलिंग मेथड. हमने पूरी पॉपुलेशन के अंदर से, अब ये सपोज ये सेंसस है, इसको समझना, ये सेंसस है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, और जब इन्हीं में से हमने सिर्फ इनको ले लिया बाहर, 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल होगी. ठीक, दिस इज सेंसस व्हेन वी कलेक्ट ईच एंड एवरी आइटम, और सैंपल में क्या, उसी में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव ले लेना, दिस इज सैंपल. तो इनमें इसके मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं. लेट्स स्टडी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इट. मेरिट्स पे आ जाओ. देखो, व्हेन वी डू दी सेंसस मेथड, तो इट इज वेरी गुड मेथड टू कलेक्ट दी we can do the intense study of the population, and we can get the high degree of accuracy because each and every element of the universe is being counted here, is being collected here. ठीक है. And then one more thing, if the data is not homogeneous, अगर एक जैसा डेटा नहीं भी है, then also we can get the data collected and we can do the analysis of it in the census method. क्योंकि होमोजीनियस अगर नहीं भी है तब भी हमने हर एक चीज़ को, हर एक एलिमेंट को हम लोगों ने देखना है. जब ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमारी बेनिफिट ये होगा कि हम अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन भी है तो भी हम लोग जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ कम टू द डीमेरिट्स. अब किसी के अच्छाई है तो किसी की बुराई भी है. सेंसस मेथड के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं. नुकसान क्या है, जब ईच एंड एवरी एलिमेंट को आप चेक करने जाओगे तो आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा, आपका समय भी ज़्यादा लगेगा. दैट मीन्स यू नीड मोर टाइम एंड मोर मैन पावर. लोग भी आपको ज़्यादा चाहिए होंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए. एंड अगर वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, लार्ज एरिया कवर करना है, तो सेंसस मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो सेंसस मेथड अप्लाई होगा जब कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन है. तो यहाँ पर इसके ये डीमेरिट्स हो जाते हैं.
नाउ कम टू द सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड में क्या है, इसके मेरिट्स देखते हैं कि हमारी कॉस्ट को कम करता है, हमें बहुत ज़्यादा ईच एंड एवरी एलिमेंट को कवर करने की नीड नहीं है, तो हमारा खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा और हमारा टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर स्पीड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या, जिसको डेटा कलेक्ट करवाना है, सपोज मेरे को कोई डेटा कलेक्ट कराना है ना, अब या इसको तुम ले लो, अगर जैसे हमारे यहाँ कोई भी कंपटीशन होता है या पूनम मैम हमारी कंपटीशन निकालती हैं, तो वो कहते हैं हर हाउस से 2-2 बच्चे मुझे दे दो, तो ये उनके लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है कि 2-2 सैंपल आ जाएंगे, तो उनके बीच में कंपटीशन करा के हम काम कर लेंगे। वहीं अगर हम सैंपल मेथड यूज ना करें तो सोचो पूरे स्कूल के सारे बच्चे अलग अलग हाउस के कंपटीशन करेंगे, तो पूनम मैम के लिए भी कितना ज़्यादा मुश्किल होगा उस कंपटीशन को कराने के लिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी कन्वीनियंट रहता है। प्लस एक्सेप्शनल एप्लीकेबिलिटी। एक्सेप्शनल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या, ये हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता, ये कुछ कुछ जगह पे अप्लाई हो पाता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सैक ऑफ अ राइस। अगर आप जाते हैं सैक ऑफ अ राइस लेने, एक चावल का कट्टा लेने जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक एक चावल देख के बताएंगे कि कैसा है? नहीं, आप क्या करोगे, आप सिर्फ एक मुट्ठी भर उठा के देख लोगे, चावलों को देखोगे और उसके बाद बताओगे हाँ भाई ये वाले अच्छे हैं, ये वाले बुरे हैं, ये वाले हमको दो। तो यहाँ आप एक एक चावल को तो नहीं देखोगे ना, तो यहाँ सैम्पलिंग होगी, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रूट्स, आप क्या करते हो, एक एक फ्रूट को अपने हाथ से उठा के आप पॉली बैग के अंदर रखते हो, है ना, तो उसमें क्या है, वहाँ सेंसस मेथड चल जाता है। तो इट डिपेंड्स कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा सैम्पलिंग, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके भी बहुत सारे डीमेरिट्स हैं हमारे। डीमेरिट्स हमारे यहाँ पे क्या है, सबसे पहला डिफिकल्टी टू अचीव 100% एक्यूरेसी। ऑब्वियसली अब देखो, अब इसी का एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मैंने तुमको बोला था इंटर हाउस कॉम्पिटिशन। इंटर हाउस कॉम्पिटिशन में 2 से 3 बच्चों ने पार्ट लिया। वो बच्चे वो होंगे जो जिन्हें इंटरेस्ट होगा पार्ट लेने का, लेकिन हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटेलिजेंट ना, ठीक है। अब जब वो कंपटीशन में पार्ट लेंगे, तो अगर वो सपोज सेकंड थर्ड आ गए या कुछ भी नहीं आए, तो ये वाला बोला जाएगा। और सपोज वो होते हैं ब्लू हाउस के, तो हम ये बोलेंगे कि ब्लू हाउस हार गया। तो क्या ब्लू हाउस के अंदर कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है? ऐसा नहीं है। क्या ब्लू हाउस के अंदर कोई भी अच्छा बच्चा नहीं है? ऐसा नहीं है। लेकिन जिन्होंने पार्ट लिया था वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने हाउस को, ठीक है। तो हम इसके भी यहाँ पे ये नहीं कह सकते ब्लू हाउस में कोई भी अच्छा बच्चा नहीं। तो यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ आप नहीं एनालाइज कर सकते। दूसरा, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। वही, अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव सही नहीं है, अगर हमने ढंग से उन्हें कलेक्ट नहीं, सैंपल हमने ढंग से कलेक्ट नहीं किया है, तो भी हमारा सैंपल जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगा। बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। कई बार जो सैंपल कलेक्ट कर रहा होता है वो भी बायस हो जाता है। बायस इन द सेंस, अब सपोज इफ वी टॉक अबाउट इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं आगे, हाउस के कंपटीशन को ही। अब सपोज मैं किसी की बात नहीं करती, अपनी ही बात कर लेती हूँ। सपोज मैं ब्लू हाउस की कैप्टन हूँ या मैं इंचार्ज हूँ, ब्लू हाउस इंचार्ज। तो मैंने क्या किया, मैं बहुत सारे बच्चों के नाम नहीं जानती, मैं 3-4 बच्चों के नाम जानती हूँ, तो मैंने उन्हीं को बोल दिया कि बेटा तुम ही पार्टिसिपेट कर लो। तो यहाँ बायसनेस आ गई, क्योंकि जिनको मैं नहीं जानती थी मैंने उनको इंक्लूड ही नहीं किया, मैंने उन्हीं को बोल दिया भाई तुम पार्टिसिपेट कर लो, छोड़ो बाकियों को, कहाँ ढूंढेंगे बच्चे, है ना। तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ बायसनेस आएगी, तो जहाँ हमारा सैंपल गलत भी हो सकता है। एंड सैम्पलिंग मेथड इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। हेट्रोजीनियस मतलब जहाँ पे अलग अलग तरह की पॉपुलेशन है, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन है, तो वहाँ आप सैंपल नहीं निकाल सकते। सैंपल आप वहीं निकालोगे जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी एक जैसी है। इसके सैम्पलिंग मेथड्स के जो अलग अलग तरीके हैं कि सैंपल भी हम कैसे निकालेंगे, इसके भी अलग अलग मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, जो हम आगे अपनी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ व्हाट इज सेंसस मेथड एंड व्हाट इज सैंपल मेथड। सैम्पलिंग और सेंसस मेथड और इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स, आई होप नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ वील स्टडी सम ऑफ द रिक्विसाइट्स ऑफ अ गुड सैंपल। एक अच्छा सैंपल कैसा होना चाहिए? एक अच्छे सैंपल के अंदर ये 5 खूबियाँ होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव। जो भी सिलेक्टेड सैंपल हम लोग ले रहे हैं, इट शुड रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अगर वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो दैट कैन नॉट एक्ट एज अ गुड सैंपल, बिकॉज ऑन द बिहाफ ऑफ दैट सैंपल वी हैव टू कंक्लूड, वी हैव टू एनालाइज फॉर द होल पॉपुलेशन। And if that sample is not representing that whole population, then our analysis, our interpretation may become wrong. Another thing that should be in a good sample, that is required for a good sample, is adequacy. Adequacy means what? Adequacy in size.
जो हम सैंपल ले रहे हैं, टू एंश्योर दैट all the characteristics of the population are represented by the sample, its size must be adequate. कम चीज़ें ले ली और हमने पूरे सैंपल के बारे में बता दिया, सैंपल में हमारी 100 चीज़ें थी, हमने 2 चीज़ें लेके बता दिया, तो ये सही नहीं है। अगर हमारे पास सैंपल में 100 चीज़ें हैं तो हमने 10 चीज़ें ले लें फिर भी बेटर है। तो हमारा साइज उस हिसाब से ठीक होना चाहिए कि वो पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट कर सके। थर्ड थिंग, द सैंपल वी कलेक्ट शुड बी सेम होना चाहिए। सेम मीन्स होमोजिनिटी होनी चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट कि अगर मुझे क्लास 11 की हाइट चाहिए तो मैंने 4-5 बच्चों को बुला लिया, उनकी हाइट नाप ली, उनके हाइट के हिसाब से ही मैंने जो है एग्रीगेट बना दिया। बट क्लास 11 एक एज ग्रुप तय कर लिया। सपोज मैं एज ग्रुप की बात करूं तो मुझे 10 से 15 साल के बच्चे चाहिए, 10 से 15 साल के बच्चे, ठीक है। अगर मैंने ले लिया उसके बाद 9 साल के बच्चे का तो गलत हो जाएगा, 20 साल के बच्चे को कंपेयर करूंगी गलत हो जाएगा। मतलब होमोजिनिटी होनी चाहिए। जो भी सैंपल मैंने कलेक्ट किया वो सारे बच्चे, अगर मैंने सपोज 20 बच्चे कलेक्ट किए हैं, वो सारे बच्चे 10 से 15 साल के बीच में होने चाहिए। ये होमोजिनिटी हो गई, सब में एक खास एक आइडेंटिकल चीज हो गई कि सारे बच्चे जो हैं 10 से 15 साल के बीच में। ये एक एग्जाम्पल था। तो होमोजिनिटी रहेगी तो हमारा सैंपल बेटर काम करेगा। वी कैन एनालाइज easily and interpret the correct conclusion. Independence of selected sampling unit, जो हमने सैंपल लिया वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। That means when we select the various items of the population, it should be done independently of each other. हमें एक का देख के दूसरे को नहीं लेना चाहिए, हाँ चल ये सहेली है इसकी सहेली को ले लो। हमें उसको अलग अलग देखना चाहिए, भाई ये 10 साल की है और ये 20 साल की है तो हमें इसे नहीं लेना, ये 10 साल की है और ये अभी 9 साल की है तो हमें इसे नहीं लेना। हमें इंडिपेंडेंटली लेना है, हमें आपस में कोई भी उनका कनेक्शन बिठा के, उनका कोई डिपेंडेंस बिठा के उनका सिलेक्शन नहीं करना। नेक्स्ट इज मैचेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे मेन बात कि हम लोग जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, मैंने इन्वेस्टिगेशन क्यों किया है, मैं इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हूँ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड होना चाहिए मेरा ये। अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है किसी भी चीज़ को लेकर, अगर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और मैं सैंपल ले रही हूँ, उससे मैच होना चाहिए। मैंने अगर डिबेट कंपटीशन के लिए कुछ लिया है तो वो सारे बच्चे डिबेट कंपटीशन के लिए ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बच्चा जो आर्ट में अच्छा है, जो पेंटिंग में अच्छा है, वो आ जाए और बोले जी मैं काम में आर्ट कर लूँगा, ऐसा नहीं। आर्ट का बच्चा मैं ले लूँ डिबेट कंपटीशन में तो वो चीज़ सही नहीं होगी, मेरी इन्वेस्टिगेशन सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो आर्ट का बच्चा डिबेट में अच्छा नहीं कर पाएगा, है ना। वो तो आर्ट में अच्छा, ड्राइंग में अच्छा, पेंटिंग में अच्छा, वो डिबेट में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। जो बच्चा डिबेट में अच्छा है उसको मैं पेंटिंग के लिए बुला लूँ, वो पेंटिंग में अच्छा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो भी सैंपल हम लोग कलेक्ट करें वो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे कम्प्लीटली फुलफिल करना चाहिए। आई होप नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। एंड नाउ आई पेन ऑफ, आई पेन डाउन, और इसको अच्छे से समझना बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो, योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम्ड। और आपके पास बुक है, बुक से भी एक बार उसको देखिए। अदरवाइज आपको जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम्ड। आपको जो प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे जब मर्जी मुझसे पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।